नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। स्वच्छता रैंकिंग में आगे बढ़ने हेतु नगर निगम द्वारा स्वच्छता प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। भेलूपुर थाने की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एक अपहरित युवक को बरामद कर 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बरेका द्वारा इस वर्ष के 45वें विद्युत रेल इंजन को हरी झंडी दिखाकर राष्ट्र की सेवा में किया गया समर्पित। और सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू होते हुए लोकसभा सदस्य सरोज पांडे ने विपक्ष पर कसा तंज। और अब खबरें विस्तार से। स्वच्छता रैंकिंग में आगे बढ़ने हेतु नगर निगम द्वारा स्वच्छता प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में आयोजित महापौर सम्मेलन में अपने उद्बोधन के दौरान नगरों के स्वच्छता में सुधार तथा नागरिकों में स्वच्छता की अलख जगाने हेतु नगर परिषद स्वच्छता प्रतियोगिता आयोजित करवाने का आह्वान किया गया था, जिसके बाद स्वच्छता प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका शुभारंभ महापौर मृदुला जायसवाल, नगर आयुक्त प्रणय सिंह द्वारा सिगरा स्थित चंद्रिका नगर कॉलोनी के विनय कुंज में किया गया। इस मौके पर स्वच्छता सर्वेक्षण के लोगों का अनावरण भी किया गया। स्वच्छता प्रतियोगिता में 15 स्वच्छता मानकों पर नगर में स्थित होटल, रेस्टोरेंट तथा कॉलोनियों का मूल्यांकन किया जाएगा। इन संस्थानों की प्रति माह स्वच्छता रैंकिंग की जाएगी। प्रतियोगिता के क्रियान्वयन व मूल्यांकन के लिए नगर निगम द्वारा अधिकारियों व विशेषज्ञों की 2 टीमों का गठन किया गया है। प्रतियोगिता के तहत उत्कृष्ट होटल, रेस्टोरेंट तथा कॉलोनियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। श्रेष्ठ रैंकिंग वाले होटल, रेस्टोरेंट का नाम पुरस्कार स्वरूप नगर के विभिन्न स्थानों पर तथा नगर निगम की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार शहर को साफ रखने के लिए उन्होंने कुछ मूल बिंदु हम लोगों को बताए थे, जिनका अनुसरण करते हुए आज नगर निगम ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि नए साल से हम एक नई शुरुआत करेंगे और स्वच्छता सर्वेक्षण 2.0 के तहत हम लोग स्वच्छता संग्राम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जन सहभागिता जोड़ने के लिए हम ये कंपटीशन रख रहे हैं वार्डों के बीच में। वार्डों में उपस्थित होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, RWA कॉलोनियाँ हैं, छोटे मोटे मोहल्ले हैं, इन सभी को जोड़ते हुए हम ये कंपटीशन रख रहे हैं कि वो अपने कॉलोनियों को, अपने क्षेत्रों को स्वच्छ रखें, ताकि हम पूरे साल में ये रैंकिंग कर सकें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की, और उनको पुरस्कार के रूप में हम लोग उनको सहूलियत सुविधाएं प्रायोरिटी बेसिस पे देने की पूरी कोशिश करेंगे। ये मेरी एक शुरुआत है और हमारे अधिकारी जो हैं इसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। प्रणय सिंह हमारे नगर आयुक्त हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया पहल किया है। हमारे NP सिंह हैं, हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी, जो कि आपके शहर को साफ रखने में पूरा योगदान दे रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि जन सहभागिता भी इसमें जुड़े और इस स्वच्छता सर्वेक्षण 2.0 में हम लोग अव्वल स्थान प्राप्त करें। मैम, विजेता के लिए क्या मानक होगा, क्या उनको करना होगा, किस तरीके से? विजेता के मानक के लिए 15 कैटेगरी बनी हुई है। इसमें हर एक होटल एसोसिएशन, बिल्डर एसोसिएशन और RWA के लिए अलग अलग कैटेगरीज है। ये सभी आप लोग को अभी मिल जाएगा। इसमें सब 15 मूल्यांकन दिए हुए हैं, जिसके रैंकिंग के आधार पर 300 नंबर की कुल रैंकिंग है। इसमें ये लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंकिंग पाएंगे और अपनी सहूलियत को भी आगे किन चीजों का इन लोग को ख्याल रखना होगा? इसमें मेन आप जो एक जन सामान्य की बात है, गीला सूखा कूड़ा हमें अलग रखना है। सबसे पहला चीज, कूड़ा समय पे देना है, कूड़े वाले को ही देना है। हमारे जो स्वच्छता कर्मी हैं, हमारे स्वच्छता भाई हैं, उनको देना है, सड़कों पे नहीं फेंकना है। आपके यहाँ गीले कूड़े का अलग अलग डस्टबिन लगा है कि नहीं लगा है? आपके यहाँ कोई परेशानी है तो वो होटल में आप कितना सहभागिता के तौर पे आप अपना कंप्लेन कर रहे हैं, या आपका जो सफाई कर्मी है वो समय से आता है कि नहीं आता है, इस स्तर पे भी आप काम कर सकते हैं। कितने लोग लगे हैं, ये पूरी एक ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी कि हम लोग कितने आपके वार्ड में कितने स्वच्छता कर्मी लगाए हैं, तो आप भी एक तरीके से आप उसको आगे कन्वे कर सकते हैं कि जितने कर्मचारी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ताकि हमें आगे भी काम करने में सहूलियत। जो प्रतिष्ठान या जो कॉलोनियां फर्स्ट आएंगी उनको क्या लाभ होगा इसका? उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की रैंकिंग दी जाएगी। उसमें पूरे शहर में उनका एक डिजिटल रूप में उनका नाम भी घोषित किया जाएगा
उनके संरक्षक का भी नाम घोषित किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी होगी उस कॉलोनी को साफ करने के लिए। भेलूपुर थाने की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एक अपहरित युवक को बरामद कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा 24 घंटे के भीतर अपहरित सर्वजीत सिंह को सकुशल बरामद करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि थाना भेलूपुर पर 29 दिसंबर को सुनारपुरा निवासी सुजीत सिंह ने सूचना दी कि उनका 36 वर्षीय भाई सर्वजीत सिंह, जो गिट्टी बालू का काम करता है, वो 24 दिसंबर को शाम 6 बजे के आसपास घर से निकला था और वापस नहीं आया है। उन्होंने कहा कि मुझे आशंका है कि उनके भाई का किसी ने अपहरण कर लिया है एवं विभिन्न नंबरों से धमकी दी जा रही थी। इस सूचना के आधार पर भेलूपुर पुलिस द्वारा अपहरित की बरामदगी हेतु टीम का गठन करते हुए सर्विलांस एवं मुखबिर सूचना के आधार पर अपहरित सर्वजीत सिंह को जीवदीपुर किरहिया थाना भेलूपुर के एक मकान से बरामद करते हुए 2 अभियुक्त गणों को पुलिस टीम द्वारा तत्परता से गिरफ्तार किया गया। वहीं एक अभियुक्त राजन तिवारी भागने में सफल रहा। ये सुजीत सिंह हनुमान घाट सोनारपुरा थाना भेलूपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने 28 तारीख को सूचित किया कि मेरे भाई सर्वजीत सिंह और गुड्डू सिंह जो है 24 तारीख को घर से शाम को 6 बजे निकल गए थे और इसके बाद घर से वापस नहीं आए, घर पर वापस नहीं आए। तो इनको जो है 28 तारीख को दोपहर के आसपास एक कॉल आई इनके भाई की तरफ से कि 1.5 लाख रुपए का इंतजाम कर दो, अन्यथा मेरी जान खतरे में है। और कुछ देर बाद जो है इनको एक व्हाट्सएप के माध्यम से एक बैंक अकाउंट दिया गया और उस बैंक अकाउंट में इन्होंने 50,000 रुपए डाल भी दिया। शाम के समय में इन्होंने पुलिस को बताया और जैसे ही पुलिस को बताया तत्काल अभियोग पंजीकृत करके और एसीपी भेलूपुर के लीडरशिप में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर भेलूपुर और वहां के सब इंस्पेक्टर और इसके अतिरिक्त सर्विलांस टीम को इसमें लगाया गया। और उस टीम के द्वारा जो है इसमें व्यापक तरीके से खोजबीन की गई और खोजबीन के दौरान जो है इसमें सफलता मिली। अपहृत को सकुशल जो है बरामद किया गया और 2 अभियुक्त मौके से गिरफ्तार भी हुए हैं और उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने जुर्म को कबूल किया है और बताया कि जो है हम लोगों ने इनको अपहृत किया था और इनको लेकर के हम पहले कुशीनगर ले गए थे और वहां पर एक शिवा गेस्ट हाउस पड़ता है वहां पर रखे थे। इसके बाद फिर हम इनको वाराणसी ले आए थे, बजरडीहा के पास इसको रखे थे और इनमें एक अभियुक्त अभी जो और सहयोग किया था उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम भेजी गई है, उसको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इन दोनों अभियुक्तों ने जो है जुर्म को स्वीकार किया है। क्या कारण रहा है सर अपहरण का? इनके जो एक अभियुक्त है अश्विनी, उसने 1.5 लाख रुपए जो है दिया था उधार के रूप में और वो पैसे जो है इनको प्राप्त नहीं हो रहे थे। और एक इनमें से जो अभियुक्त है राजन मिश्रा, उनकी पत्नी मंजू मिश्रा के संबंध जो है अपहृत से जो हो गए थे, तो इनको था कि यदि अपहृत को अपने कब्जे में ले लिया जाए तो उससे हमारे 1.5 लाख रुपए प्राप्त हो जाएंगे। बरेका द्वारा इस वर्ष के 45वें विद्युत रेल इंजन को हरी झंडी दिखाकर राष्ट्र की सेवा हेतु रवाना किया गया। बरेका महाप्रबंधक अंजलि गोयल की उपस्थिति में न्यू लोको टेस्ट शॉप में आयोजित एक समारोह में 45वें विद्युत रेल इंजन का महाप्रबंधक सहित इस माह सेवानिवृत्त होने वाले बरेका के 3 कर्मचारियों द्वारा विधिवत पूजन के साथ हरी झंडी दिखाकर इसे राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया गया। दिसंबर 2021 में बरेका द्वारा 45वें विद्युत लोको का निर्माण किया गया। इससे पहले लोको उत्पादन का मासिक रिकॉर्ड 41 का था, जिसे नवंबर 2020 में बनाया गया था। इस अवसर पर महाप्रबंधक अंजलि गोयल ने बरेका के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु बधाई दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। 2021 का वर्ष बरेका के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा, बिकॉज इसी वर्ष में अप्रैल के माह से हमारे 1000 से अधिक ऑफिसर्स, स्टाफ, सुपरवाइजर्स और डॉक्टर्स भी 50% कोरोना बीमारी के शिकार हुए। इसके बावजूद बरेका के परिवार ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। सबसे पहले तो मैं
आपको बताना चाहूँगी कि बरेका के जो कोविड के दौरान जो हिम्मत दिखाई है हमारे ऑफिसर्स एंड स्टाफ ने, उन्होंने पूरे परिवार की तरह कार्य करा। डॉक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए, ऑक्सीजन को मॉनिटर करने के लिए पूरा सोर्स डिपार्टमेंट लग गया, मैकेनिकल डिपार्टमेंट लग गया। हमने मेहनत करके ये सुनिश्चित किया कि हर एक घर में दवाइयाँ जाएँ, खाना जाए। उनको रोज़ टेलीफोन करके पूछा जाता था कि उनका तापमान कितना है, उनका ऑक्सीजन लेवल कितना है। इस हिसाब से धीरे धीरे करके बरेका का परिवार फिर कोरोना की बीमारी से उभर के आया। उसका दूसरा श्रेय है कि हमारे जो लोकल असेंबली शॉप के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कैसे सुपरवाइजर्स के साथ काम की प्लानिंग करी ताकि लोगों का जो भय था कोरोना की वजह से वो ना प्रकट हो। जो लोग बरेका बीमारी से उभर के आए थे, उनको पता था उनके पास एक नेचुरल इम्यूनिटी थी। उनको मशीन रूम में काम किया गया जहाँ पर उनको थोड़ा सा पास काम करना चाहिए। और जो लोग डबल वैक्सीनेटेड थे उनको भी लगाया गया काम पे, और जो सिंगल वैक्सीनेटेड थे उनको ऐसे काम पे लगाया गया जहाँ पे उनको काफ़ी दूरी रखनी पड़ती है दूसरे लोगों के साथ। ऐसे करते करते हम आज इस तादाद में पहुँचे हैं कि हमने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके बावजूद कि हमें सेकेंड वेव कोरोना में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आया, फिर भी हमने लास्ट नवंबर 20 में 40 लोकोमोटिव बना के एक कीर्तिमान बनाया था एक महीने में। इस महीने में हमने 45 लोकोमोटिव एक महीने में बनाए हैं, जो कि एक बरेका के नया कीर्तिमान एस्टैब्लिश हो गया है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने बरेका परिवार का। उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है। और उसी के साथ जो हमारी ट्रैक्शन मोटर शॉप है, जहाँ पे मोटराइज बोगीज बनती हैं, वहाँ पे भी एक नया कीर्तिमान दिया है। 3 शिफ्ट में पूरी मेहनत के साथ लगातार पूरे 31 दिनों में उन्होंने 51 मोटराइज बोगीज निकाली हैं, जो कि इस यूनिट के लिए एक नया रिकॉर्ड है। इसलिए 21 में हमने 31 को आते 2 नए कीर्तिमान स्टैब्लिश किए, तो हमारे लिए तो बहुत ही ज़रूरी बात है। और इस लोगों के साथ हमने 268 लोकोमोटिव बनाए थे इस साल में, जो कि पिछले साल के मुकाबले में सिर्फ 201 लोगों बने। अभी कुछ दिन पहले रेल मंत्री ने निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि अपने क्वालिटी के ऊपर और ध्यान दीजिए। जो चीज़ें ट्रेड से आती हैं जिनकी क्वालिटी कम है, उनको और थोड़ा टाइप करिए, उनको समझाइए कि ऐसे बिना क्वालिटी के सामान नहीं चलेगा। और जो हम अंदर की जो कारीगरी करते हैं उसके ऊपर भी क्वालिटी का ध्यान दीजिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम आपको नए प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करने का भी मौका देंगे, और हमें उम्मीद है कि हमें 9000 हॉर्स पावर बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। फिर उन्होंने हमारे को शाबाशी दी कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने एक एक करके सारे जो वर्कर्स थे उनसे बात करी, उनसे ये भी पूछा कि जब उन्होंने डीजल से इलेक्ट्रिक में ट्रांजिशन किया तो उनको तकलीफ नहीं आई। सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू होते हुए लोकसभा सदस्य सरोज पांडे ने विपक्ष पर तंज कसा। लोकसभा सदस्य सरोज पांडे वाराणसी आई। इस दौरान सर्किट हाउस पहुंचने पर वो पत्रकारों से रूबरू हुई। अखिलेश यादव द्वारा भाजपा के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था चरमराने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिनकी स्वयं की अर्थव्यवस्था चरमरा गई हो, उसे देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई नजर आएगी। उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए कि उनके कार्यकाल में क्या स्थिति थी। भाजपा के 5 वर्षों के कार्यकाल में जो अंतर है वो जनता को दिखाई दे रहा है। वहीं जन विश्वास यात्रा में किराए की भीड़ के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा कहकर उन्होंने जनता के विश्वास का मजाक उड़ाया है। सपा की यात्रा में जो भीड़ होती है वो मदारी का तमाशा है, इसलिए लोग उसे देखने आते हैं। वहीं कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे और इस बीच हो रही रैलियों पर उन्होंने कहा कि सरकार इसे संज्ञान में लेकर जनता के हित में कार्य कर रही है। मैम, अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि जब से भाजपा की सरकार बनी है देश में, उत्तर प्रदेश में, तब से देश की अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह से चरमरा गई है। क्या कहेंगे? जिनकी स्वयं की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई हों, उन्हें देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई दिखाई देती है। अखिलेश यादव जी जो आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें एक बार पुनः विचार भी करना चाहिए और अपने कार्यकाल को भी याद करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी और आज वर्तमान में क्या स्थिति है। 5 वर्षों में हमारी भाजपा की सरकार ने क्या काम दिया है, और जो अंतर है वो जनता को दिखाई देता है, अखिलेश जी को नहीं दिखाई देगा। वो तो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है देश की जनता को $5 ट्रिलियन बनाने का सपना दिखा रहे हैं, जो कभी साकार नहीं होगा। सपने हमने नहीं बेचा, जिन्होंने सपने बेचा उनकी दुकानें बंद हो गई, और जब दुकानें बंद हो गई तो आरोप लगाने के सिवाय उनके पास में और कोई चीजें नहीं है।
रामनगर स्थित एक लॉन में सपा द्वारा बूथ स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। रामनगर स्थित एक लॉन में सपा के नगर अध्यक्ष जितेंद्र यादव मलिक के नेतृत्व में बूथ स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान जितेंद्र यादव सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान कई लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। इस अवसर पर विष्णु शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर लोगों को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई। विशिष्ट अतिथि के रूप में सपा महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष पूजा यादव, पूर्व मंत्री रीबू श्रीवास्तव, आरती जायसवाल, प्रियांशु यादव, ऐश्वर्या श्रीवास्तव, सपना जायसवाल इत्यादि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। आपको क्या लगता है 2022 में समाजवादी पार्टी किस तरह का प्रदर्शन करेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से जनता के लिए सड़कों पे आती है, जनता के लिए सोचती है। हमारे परम श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी हमेशा जनता के लिए ही काम करते हैं। चाहे वो कन्या विद्याधन उठा के देख लीजिए, चाहे लैपटॉप वितरण देख लीजिए, डायल 100 देख लीजिए, तो सारी जितनी भी योजनाएं आई समाजवादी पार्टी सरकार में, वो अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश की जनता को दिया। और अब हालात ये है कि कोरोना काल में आप देखें किस तरीके से हर परिवार के लोगों को दर दर भटकना पड़ा। कोरोना काल में भाजपा के कार्यालय बन रहे थे। ये दुर्भाग्य की बात है, उत्तर प्रदेश में बनारस में भाजपा का कार्यालय बन रहा था जब हमारी जनता को ऑक्सीजन की जरूरत थी, जब हमारे काशी वासियों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, तब भाजपा का कार्यालय बन रहा था। जब जनता को बेड की जरूरत थी, तब भाजपा का कार्यालय बन रहा था। और जब यहाँ के लोग गंगा मैया पे तैर रहे थे, यहाँ का लाल कहाँ था उस समय कोरोना काल में, जिसने बोला था मैं नहीं आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, उस लाल के हृदय में करुणा उस समय नहीं जागी कि जनता कितनी तकलीफ में है, हमारे बुनकर भाई कितने तकलीफ में है। और तो और किसान भाइयों के ऊपर भाजपा के केंद्र मंत्री, गृह मंत्री का बेटा जीप चढ़ा देता है, मार देता है किसान भाइयों को। अशोकपुरम कॉलोनी में मूलभूत जन सुविधाओं के अभाव से जनता परेशान है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के विकास हेतु तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, परंतु आज भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो इनसे एकदम अछूते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं वाराणसी की कॉलोनी जो अशोकपुरम कॉलोनी के नाम से जानी जाती है, जहां विकास के नाम पर सिर्फ कोरम पूरा किया जा रहा है। ये कॉलोनी शहर उत्तरी क्षेत्र में आती है। यहाँ सड़कों का तो निर्माण हुआ, लेकिन नालों की समुचित व्यवस्था नहीं हुई है। इन नालों को ढका भी नहीं गया है, वहीं क्षेत्र में बिजली के पोल तक नहीं है। ये सीवर है, इसका ढक्कन टूट चुका है और कई बार नगर निगम और गंगा प्रदूषण वालों को हम लोगों ने ऐप के माध्यम से, टोल फ्री नंबर के माध्यम से जानकारी इसका दिया गया है, हम लोगों को दिए हैं। लेकिन क्यों नहीं बन रहा? रोड बन गया तो ढक्कन लगाने में कितना समय लगता है? जगह जगह देखा जा रहा है ढक्कन खुला है और राहगीरों को गिरने में कितने हम खुद गिर चुके हैं एक बार। तो इसके लिए जे साहब से भी हमने बोला कि ढक्कन के लिए व्हाट्सएप भी किया, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो कितने घातक है ये रात में कोहरा इसमें बहुत ज्यादा ये घातक है। इसमें 4 व्हीलर भी गिर सकती होगी, कहीं गिरी है, अगला पहिया इसमें फंसा हुआ है। तो इसके लिए पार्षद और इन लोग क्यों नहीं सुनाई कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने बोला, आश्वासन दिया है कि करवा देंगे। कितने दिनों से ये गड्ढा है? ये तकरीबन 1 महीने से। राहुल जी, बात की जाए, ये आपके पीछे जो है बल्ली और पे तार दिख रहा है, जी क्या कहना चाह रहे हैं? सर, विकास तो बहुत हुआ है, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में विकास तो चरम सीमा पर है, मगर परिंदा यहाँ पे पर भी नहीं मारा। जे साहब, एक्शन साहब से हमने कई बार एप्लीकेशन दिया बसही के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या कह रहे हैं जब तार के लिए बात कर रहे हैं? तो आज आइए, कल आइए, देखते हैं, करते हैं। कितने मीटर दूरी पे बल्ली पे तार? तकरीबन 500 मीटर लगभग है, 300 मीटर, 250 मीटर। आगे जाएंगे तो देखेंगे एकदम तारों से और बल्लियों से सिर्फ टिका हुआ है। बस यही हम करना कितना खतरा होता होगा? खतरा तो बहुत है। स्कूल के बच्चे बस नहीं आ पाती है, बहुत सारे समस्या हैं जो कि गार्जियन अपने बच्चों को रोड पे छोड़ने जाते हैं, तो जब बस नहीं आ पाती है। तो इसके लिए एससीएन से जब आप लोग पूछते हैं कॉलोनी वाले, तो क्या कहते हैं एससीएन? क्या आश्वासन? आज जांच करवा देंगे, कल
भेज के दिखवाते हैं, यही सब है। तो हमेशा आए दिन आग लगा रहता है। तो विकास के रोड़े में बिजली विभाग आ रहा है जी। किराना व्यापार समिति द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए वाराणसी किराना व्यापार समिति के महामंत्री अशोक कसेरा ने बताया कि मंडी शुल्क वापस लिए जाने की मांग को लेकर आगामी 1 जनवरी को समिति द्वारा मशाल जुलूस निकाला जाएगा, जो कि मछोदरी पार्क से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए लोहराबीर स्थित आजाद पार्क पहुंचकर समाप्त होगा। इसके साथ ही आगामी 2 जनवरी को बाइक रैली निकाली जाएगी, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए पीएमओ कार्यालय पहुंचेगी, जहां ज्ञापन सौंपा जाएगा। आज ये प्रेस वार्ता जो है मंडी शुल्क के विरोध में ही बुलाया गया है। हम लोग आंदोलनरत पिछले जब से लागू किया गया है तब से हैं। आगे की क्या रणनीति होगी, इसी पर चर्चा के लिए आप लोगों को, आप जैसे सम्मानित पत्रकार बंधुओं के बीच हम लोग आए हैं कि मेरी बातें आप तक पहुँचे और आप द्वारा सरकार तक पहुँचे। हम लोगों का प्रबल विरोध है मंडी शुल्क को लेकर। देखिए, मंडी शुल्क और मंडी टैक्स, जबकि सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है कि यह मंडी शुल्क है, न कि टैक्स। अगर यह टैक्स नहीं है तो शुल्क हम लोग से किस बात का लिया जा रहा है? अगर हम किसी प्रकार का जो शुल्क देते हैं, जब हम आपका कोई सेवा लेते हैं तब शुल्क देते हैं, तो हम तो आपका कोई शुल्क सेवा ले नहीं रहे हैं। न कोई परिसर है, न बिजली है, न पानी है। जब मंडी के परिसर के बाहर हम लोग अपना व्यापार कर रहे हैं तो मंडी शुल्क किस बात की देयता हम लोग पर आएगी? हम लोग का यह प्रबल विरोध है। इसी के अगले चरण में हम लोग का कल मशाल जुलूस शाम को निकलेगा। परसों जो है सुबह बाइक रैली निकलेगी, जो कि हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं उनको देते हुए पत्रक पीएमओ ऑफिस तक जाएंगे, हमारी बातें ऊपर तक पहुंचाएंगे। अगर फिर भी नहीं सरकार मानती है तो उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। हम लोग आंदोलन खत्म करने वाले नहीं है। किस तरह का नुकसान हो रहा है व्यापारियों को? नुकसान इसलिए हो रहा है कि हमारे बगल के पड़ोसी राज्यों में मंडी शुल्क लागू नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग की जितने भी जींस हैं वह 1.5% के ऊपर कास्ट बढ़ जा रही है। महंगाई ऑलरेडी बढ़ी हुई, उस पर 1.5% का और तड़का उस पर लग जा रहा है। इसकी वजह से वह हमारे व्यापारी यहाँ से माल न लेकर हमारे पड़ोसी राज्यों से ले रहे हैं, जिसमें हम लोग का व्यापार बहुत चौपट होता जा रहा है। आज पिछले जून में 2020 में जून में ख़त्म किया गया था और उसको फिर से लागू कर दिया गया। तो हम लोग अपनी व्यापार को देखें या सिर्फ लिखा पढ़ी के लिए दिन भर केवल कंप्यूटर पर बैठे रहें, जबकि नेटवर्क की प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम है और सर हर चीज ऑनलाइन। तो हम लोग जीएसटी का कहाँ से निकालेंगे मशाल जुलूस? मशाल जुलूस कल शाम को 5 बजे निकलेगा। मछोदरी से यह आजाद पार्क जाएगा, वहां पर उसको खत्म होगा। तो उसके बाद रविवार को 2 तारीख को हम लोग विशेषरगंज से एक बाइक रैली निकालेंगे, जो कि मैदागिन गदौली लोहराबीर होते हुए मलदिया होते हुए पीएमओ ऑफिस तक जाएंगे, जिसमें 500 बाइक होंगी। हमारे कम से कम 1000 हमारे व्यापारी बंधु, हमारे जितने भी संयुक्त व्यापार मंडल के यहाँ के हैं, सब नववर्ष के आगाज हेतु शहर की आकर्षक सजावट के साथ ही फूलों के बाजार सज गए हैं। वहीं एडिशनल सीपी ने नाइट कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराए जाने की बात कही। नववर्ष 2022 के स्वागत के लिए धर्मनगरी काशी पूरी तरीके से तैयार हो गई है। वर्ष 2021 को अलविदा कहने के साथ ही लोग नए वर्ष का स्वागत करने के लिए काफी उत्साहित हैं। वहीं लोगों द्वारा अपने प्रियजनों को उपहार के साथ नए वर्ष की बधाई देने का प्रचलन है, जिसके मद्देनजर शहर के विभिन्न स्थानों पर आकर्षक गिफ्ट्स और फूलों की दुकानें सज गई हैं। यहाँ कई रंगों के गुलाब सहित विभिन्न प्रकार के आकर्षक फूल सजाए गए हैं, जिनकी लोग खरीदारी करने में जुटे हुए हैं। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि इस वर्ष बाजार में काफी कमी आई है। किस चीज का दुकान लगाए हैं? यहाँ हमने गुलाब का दुकान लगाया हुआ है और खिलौनों का दुकान लगाया हुआ है। मार्केटिंग का क्या हाल है? पिछले बार से इस बार क्या है? इस बार मार्केटिंग कुछ डाउन लग रही है कोरोना काल की वजह से। और कोई आपका विशेष कोई? हमारे यहाँ विशेष में फ्लावर्स में नो टेडी का कुछ बास्केट बनाए हैं, चॉकलेट के बास्केट बनाए हुए हैं, कुछ हमने सब्जी के बास्केट बनाए हुए हैं। वहीं शहर के अन्य स्थानों, मॉल इत्यादि की आकर्षक सजावट की गई है, जहां घूमने फिरने लोग अभी से पहुंच रहे हैं। पंकज जी, 2021 जा रहा है, 22 में किस तरीके की अपेक्षा? आप युवा भी हैं, एक तरह से घूमने आए, क्या कहना चाहिए? सर, बनारस घूमने आए हैं, आज राजस्थान से आए। हम चाहते हैं कि 2022 में फिर से कोरोना का जो 2021 में काफ़ी महामारी आई है, 2022 में नहीं आए, और नहीं तो महामारी अगर फिर से आती है तो घूमना और सारा बंद हो जाएगा और घूम नहीं पाएंगे लोग। ऐसे चाहते हैं कि 2022 में फिर से कोरोना का नहीं आए और शांति से निकलें, लोग घूम पाएँ। जो प्राइवेट जॉब करने वाले हैं, जो अपना धंधा करने वाले हैं, वो लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं, खाने पीने की काफ़ी दिक्कत हुई है, तो वो बीमारी नहीं आए फिर से।
आज हम लोग घूमने आए हैं। आज बहुत मुश्किल से ये दिन बीता था, कोरोना था इसकी वजह से, और अब हम लोग 2022 को चाहते हैं कि कोरोना चला जाए, हम लोग काफी अच्छे से एंजॉय कर सके। कितनी अपेक्षा 2022 से कर रही है आप लोग, कैसा साल होगा? काफी अच्छा हो सकता है, पर अब कोरोना की वजह से दिक्कत भी आ सकती है आगे। हाँ, बहुत ज्यादा हुई थी, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए थे, और अब चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई कंटिन्यू रहे, कोरोना चला जाए। क्या लग रहा है, कैसी तैयारियां चल रही है नए वर्ष में? बहुत अच्छी चल रही है, बट अब वो तो आने पर डिपेंड करता है ना क्या होता है। थैंक यू। दीदी कैसा रहा 2021, क्या कहना चाहेंगे? 21 जा रहा है, 22 आ रहा है। 2021 तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बुरा रहा, क्योंकि कोरोना वगैरह की वजह से बहुत से लोगों की डेथ हो गई, बहुत से अपनों को हम लोगों ने खो दिया। लेकिन ये है कि 2022 से बहुत सारी उम्मीदें हैं। एक तो इलेक्शन भी आ रहा है, तो लग रहा है कि शायद हो सकता है कि इलेक्शन के बाद बहुत सी नई चीज़ें आए व्यापारियों के लिए। जैसे हम लोग व्यापारी हैं तो चाहेंगे कि कुछ नया आए समाज में अपने, और नई खुशियों को लेके आए 2022, ताकि हम लोग के जीवन में जो दुखमय समय गुजरा है वो गुजर के कुछ अच्छा आ जाए। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से एडिशनल पुलिस कमिश्नर सुभाष दुबे ने बताया कि हमारे पुलिस के जवान हर स्थानों पर मौजूद होंगे, कोई भी हुड़दंग की स्थिति उत्पन्न न हो और कोविड के प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया जाए व नाइट कर्फ्यू का अनुपालन हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। रात्रि 11 बजे के बाद लागू नाइट कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। वर्ष 2021 का आज अंतिम दिन है और 12 बजे रात के बाद वर्ष 2022 की शुरुआत होगी। इसको लेकर पुलिस की तरफ से पूरी तरह से व्यापक चौकसी की जा रही है। किसी भी प्रकार से कहीं कोई हुड़दंग की स्थिति न हो। जो गवर्नमेंट की तरफ से कोविड गाइडलाइन जारी की गई है उसको लेकर के पूरी तरह से स्ट्रिक्ट रूप से ग्राउंड पर उसका कंप्लायंस हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। 11 बजे के बाद कोई भी किसी भी प्रकार का कार्यक्रम न हो, उसके लिए सुनिश्चित किया गया है कि जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत कोविड कर्फ्यू रात्रिकालीन जारी है वो पूरी तरह से अनुपालित हो। मेरे द्वारा स्वयं मोबाइल रह करके सारे प्रबंध की व्यवहारिक तौर पर समीक्षा की जाएगी, उसका कंप्लायंस देखा जाएगा। सभी कमिश्नरेट वाराणसी के वासियों को, सभी काशी वासियों को कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस की तरफ से शुभकामनाएं देते हुए मैं सबको अपनी तरफ से अनुरोध करूंगा कि कोविड गाइडलाइन के तहत सभी लोग जान रहे हैं कि कोविड का खतरा इस समय फिर से एक बार बढ़ रहा है, तो पूरी तरह एहतियात बरतें और जो गाइडलाइन जारी है उनके तहत ही कार्य करें। कोई ऐसा कार्य न करें जिससे न केवल उनका बल्कि व्यापक रूप से दूसरे लोगों का स्वास्थ्य खतरे में जाए। सर, यहाँ पर बड़े बड़े होटल हैं और मॉल्स हैं, उसमें किस प्रकार से रोकथाम लगेगी? मैंने जो बताया है उनमें सारे मॉल्स, होटल सभी आते हैं। हर स्तर पर जो कोविड गाइडलाइन है उसके अनुरूप कार्रवाई हुए सुनिश्चित कराया जाए। सुबह बनारस क्लब के बैनर तले छात्राओं ने चाइनीज मंजे का जमकर विरोध किया। सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल एवं हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रियंका तिवारी के नेतृत्व में कॉलेज की छात्राओं ने हाथ में पतंग व बैनर लेकर चाइनीज मंजे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल ने कहा कि चाइनीज मंजे से पतंग की ऊंची उड़ान के चक्कर में अब तक तमाम लोगों की जानें जा चुकी हैं और तमाम लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, परंतु इसके बावजूद भी चाइनीज मंजे से पतंग उड़ाने वालों ने सबक नहीं सीखा। चाइनीज मंजे से इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी प्रभावित होते हैं। इसके बावजूद भी प्रतिबंधित चाइनीज मंजे बाजारों में धड़ल्ले से बिकते हैं। प्रशासन चाइनीज मंजे की बिक्री पर यदि कड़ाई से रोक लगा दे तो तमाम लोग बच सकते हैं। इस दौरान प्रमुख रूप से अनिल केसरी, प्रदीप गुप्ता, डॉक्टर मनोज यादव सहित बड़ी संख्या में छात्राएं शामिल रहीं। क्या है आज, क्या कर रहे हैं कार्यक्रम? आज हम लोग मैदागिन स्थित हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में स्कूली छात्राओं को भैया मेरे याद रखना, चाइनीज मंजे का बहिष्कार करना की अपील के साथ एक शपथ दिलाए हैं और सभी छात्राओं से यह अपील की है कि वो अपने अपने घरों पर जाकर अपने भाइयों को
अपने आस पड़ोस के पड़ोसियों को उनसे अपील करेंगे कि वह चाइनीज मंजे का बहिष्कार करें और देसी मंजे का इस्तेमाल करें, क्योंकि चाइनीज मंजा बुरी तरह से हमारे देश, हमारे शहर के युवाओं, बूढ़े और बच्चों का गला काट रहा है। उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। इस दिसंबर माह में लगातार 5 दिन चाइनीज मंजे से लोग घायल हुए हैं। विगत 27 दिसंबर को व्यापारी नेता राजेश संड भी वरना ब्रिज पर जो है इसके शिकार हो चुके हैं। तो हमारा ये जनता से अपील है कि वे चाइनीज मंजे का बहिष्कार करें। घने कोहरे व धुंध के चलते सड़कों पर लोगों का चलना काफी मुश्किल हो गया। दिसंबर माह के खत्म होने के साथ ही धीरे धीरे ठंड अपने मध्य समय में पहुंच गई है। एक तरफ जहां ठंड और गलन काफी बढ़ गई है, तो वहीं दूसरी ओर कोहरे की घनी चादर से सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। हालांकि दोपहर में तो धूप रही, लेकिन सुबह और सूर्य ढलते ही काफी कोहरा छा गया, जिसके चलते सड़कों पर धीमी गति से वाहन चले। वहीं सुबह लोग वाहनों की लाइट जलाकर चलते नजर आए। पंचक्रोशी रोड पर ध्वस्त पाइप को पूर्ण रूप से दुरुस्त न किए जाने से समस्या जस की तस बनी हुई है। कुछ दिन पूर्व केटीवी चैनल पर यूपी कॉलेज पंचक्रोशी रोड की सड़क खराब होने की खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था। उस खबर का असर ये हुआ कि इसे संज्ञान में लेते हुए जल संस्थान के अधिकारियों ने निगम की ध्वस्त पाइप को दुरुस्त करके वहां हुए गड्ढे को भी पाट दिया, लेकिन अभी भी आगे पाइप फटी होने से दिक्कत जस की तस रह गई। ये जो पहले लीकेज हो रहा था, पानी का लीकेज, कब ठीक हुआ है? ये कल हुआ है, ठीक रात को। तो मट्टी तो डाल के ये पाटे हैं, फिसलन हो रही है इस समय। हाँ, फिसलन तो है, पानी निकल रहा है एक जगह और पाइप टूटा हुआ है, उस वजह से पानी आ रहा है, वही फिसलन हो रहा है। तो क्यों नहीं वो वाला पाइप बनाए हैं? रात को तो कहा गया था, कहा कि हमको ऑर्डर नहीं मिला, जहाँ ऑर्डर मिला वो हम बनाए। तो क्या ये ऑर्डर उनका था और ऑर्डर उनका नहीं था? अब भाई वो समझे, अपना अधिकारी समझे। तो कौन लोग आए थे यहाँ पर लीकेज ठीक करने? यहाँ पर अब तो नाम नहीं बता पाएंगे, लेकिन लोग आए थे बनाने के लिए। कब बनाए हैं? रात को करीब 1:30 बजे के आसपास। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समाज कार्य विभाग द्वारा व्याख्यान का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समाज कार्य विभाग के द्वारा प्रोफेसर रमाशंकर शुक्ल के पुण्यतिथि के अवसर पर राजनीति में नैतिक मूल्य तथा मूल्यों की राजनीति विषयक व्याख्यान का आयोजन किया गया। व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन सुभद्रा सेवा समिति एवं समाज कार्य विभाग के द्वारा हुआ। व्याख्यान में बतौर मुख्य अतिथि प्रोफेसर A.K. त्यागी कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं मुख्य वक्ता प्रोफेसर महेश विक्रम सिंह, विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ रहे। इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने व्याख्यान के विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर विभाग के समस्त सदस्य व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। ये हमारे समाज कार्य विभाग में ही पूर्व प्रोफेसर थे, प्रोफेसर रमाशंकर शुक्ला जी, जो यहाँ संकायाध्यक्ष भी रह चुके हैं और साथ में चीफ प्रॉक्टर भी रह चुके हैं। काफ़ी लंबा उनका अनुभव था यहाँ समाज कार्य विभाग का। तो उन्हीं की पुण्यतिथि आज है। इस अवसर पर उनके पुत्र डॉक्टर आलोक शुक्ला जी हैं, जो यहीं इसी विभाग में कार्यरत हैं वो भी। तो उनके द्वारा ही ये पूरी तरह से आयोजित करवाया जाता है। हम लोग का भी, चूँकि हमारे प्रोफेसर थे, तो हम लोग का भी सबका उसमें सहयोग रहता है। किसके द्वारा करवाया गया, क्या औचित्य था व्याख्यान करने से? ये उनकी पुण्यतिथि पर ये व्याख्यान होता है। उनकी पुण्यतिथि आज है, तो इस अवसर पर, और चूँकि प्रबुद्ध वर्ग हैं हम लोग, मतलब एक विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के एक विभाग द्वारा हो रहा है, तो ऐसे विषयों को रखा जाता है कि जो कहीं ना कहीं उद्वेलित करे लोगों को, जिस पर कुछ विशेष अतिथियों को बुला करके व्याख्यान करवाया जाता है। कौन कौन मैम शामिल था इस प्रोग्राम में? विशेष अतिथि कौन था? ये हमारे अभी जो आपने देखा होगा हॉल में, हमारे जो मुख्य वक्ता थे प्रोफेसर महेश विक्रम सिंह जी, यहीं के पूर्व प्रोफेसर हैं, काशी विद्यापीठ के ही इतिहास विभाग के। आप भी चीफ प्रॉक्टर रह चुके हैं यहाँ, अन्य भी उच्च पदों पर। वो मुख्य वक्ता थे। और विशिष्ट वक्ता हमारे जो बनारस बार एसोसिएशन है, उसके अध्यक्ष शर्मा जी थे। पराड़कर स्मृति भवन में जननायक लोकबंधु राजनारायण की पुण्यतिथि मनाई गई। पराड़कर स्मृति भवन के गर्दे सभागार में लोकबंधु राजनारायण जी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजनारायण जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। कार्यक्रम के दौरान एक डायरी व कैलेंडर का लोकार्पण उपस्थित अतिथियों ने किया।
जिसे लोगों में वितरित किया गया। वक्ताओं ने राजनारायण जी के विचारों से लोगों को अवगत कराया। सभी ने उनके विचारों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर पूर्व मेयर रामगोपाल मोहले, पूर्व विधायक अजय राय, पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, अनिल श्रीवास्तव, कुंवर सुरेश, अरविंद सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। देखिए, राजनारायण जी की पुण्यतिथि को हर साल हम लोग मनाते हैं। ये 35वीं पुण्यतिथि उनकी है और लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए आज जो टॉपिक है, जो विषय है चर्चा का है, वो लोकतंत्र और राजनारायण। और राजनारायण जी एक ऐसे योद्धा थे जो जीवन के अंतिम काल तक लड़ते रहे और इसलिए उनको बनारस की जनता और देश की जनता भुला नहीं सकती। और ख़ास तौर से बनारस में जो समाजवादी लोग हैं वो समाजवादी नेता भी थे, इसलिए हर साल उनकी पुण्यतिथि हम लोग मनाते हैं। उनके साथ साथ तमाम समाजवादी नेता, चाहे वो चंद्रशेखर जी हो, राजनारायण जी हो, सबकी पुण्यतिथि, लोहिया जी हो, जयप्रकाश जी हो, आचार्य नरेंद्र जी हो, सबकी पुण्यतिथि हम लोग मनाते हैं। उसी क्रम में हर साल राजनारायण जी की पुण्यतिथि मनाते हैं। ये 35वीं पुण्यतिथि है और जो देश के हालात हैं, जो जिस तरीके से देश में लोकतंत्र आज खतरे में है, गांधी को भी लोग गाली दे रहे हैं, आज वो दिन आ गया है। हम तो समझते हैं कि आज का जो ये समारोह है, अंत आते आते कहीं न कहीं गांधी को जो लोग गाली दे रहे हैं उनके खिलाफ कोई न कोई एक योजना बनेगी कि उनके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या करना। अग्रवाल भवन में आयोजित भागवत सप्ताह भक्ति रस धारा महोत्सव के संदर्भ में प्रेस वार्ता आयोजित हुई। पत्रकारों से रूबरू होते हुए अशोक वल्लभ दास ने बताया कि भारतवर्ष की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर्व पर भारत भारती परिषद के तत्वाधान में आगामी 1 से 8 जनवरी तक पीठाधीश्वर गोस्वामी श्री श्याम मनोहर जी महाराज की अध्यक्षता में भागवत सप्ताह भक्ति रस धारा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि धर्मार्थ कार्य संस्कृति पर्यटन व प्रोटोकॉल राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी होंगे। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी को गोपाल मंदिर दर्शन के पश्चात श्रीमद् भागवत जी की पोथी यात्रा निकलेगी, जो गोपाल मंदिर की परिक्रमा करते हुए अग्रवाल भवन में सभा के रूप में परिणत होगी, जहां पर वृंदावन श्री धाम से पधारे पंडित संजय कृष्ण शास्त्री के सुमधुर संगीत में कथा का रसपान वैष्णव जन करेंगे। अशोक जी, किस तरह का और कब कार्यक्रम होने जा रहा है? ये कार्यक्रम हो रहा है युवाओं को, जो आज की युवा पीढ़ी है उसको प्रेरित करने के लिए कि वो किस तरह से हमारी सनातन संस्कृति से जुड़े, जब पाश्चात्य परोसी जा रही है सभ्यताएं, तो हम अपनी सनातन संस्कृति में जो इतना महात्म्य है, और वो महात्म्य कहाँ छिपा हुआ है? भागवत। भागवत एक ऐसी चीज है जो कि हमारे इतिहास ही नहीं है, पुराणों में भी सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि भगवान का साक्षात वांग्मय स्वरूप ही श्री भागवत है। जैसे 12 अंग है भगवान के, उसी तरह भागवत के भी 12 अंग है, और इन 12 अंग में भी जो 10वां स्कंद है वो चित्त का निरोध कर देता है। तो कब और क्या करने जा रहे हैं? हम ये कार्यक्रम 9 वर्ष का शुभारंभ और आजादी का अमृत महोत्सव, ये दोनों एक साथ, 9 वर्ष का प्रारंभ और आजादी का अमृत महोत्सव, इन दोनों को एक साथ लेते हुए भागवत भक्ति रसमय धारा संगीतमय महोत्सव। और ये विट्ठल नाथ जी जो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे, और संयोग से मेरा सौभाग्य कि जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, मुख्य वक्ता हैं व्यासपीठ पर, उनका जन्म भी विट्ठल नाथ जी की तरह पौष केश नवमी को ही हुआ। पौष केश नवमी को ये विट्ठल नाथ जी जो साक्षात केश का अवतार है, उसको परिप्रेक्ष्य में रख करके ये उत्सव प्रतिवर्ष हम पिछले वर्ष भी मनाए थे, और इस वर्ष भी हम विट्ठल नाथ जी के उत्सव के उपलक्ष्य में ये मना रहे हैं, क्योंकि विट्ठल ने ही साहित्य, कला, संगीत सबका पोषण किया और शाखाओं को बना करके उन्होंने भागवत रस की रस धारा बहा दी, भक्ति रस की ऐसी धारा बहाई कि उसको हम पुनः इस अग्रवाल भवन में काशी के में आप शास्त्री जी के माध्यम से हम इसको बहाना चाहते हैं, और इसका लाभ अधिक से अधिक जनता प्राप्त करे, हमारा उद्देश्य है। बस श्रीधाम वृंदावन से बाबा विश्वनाथ की नगरी में हरि और हर मिलन करने के लिए, वाह क्या बात, भगवान की कृपा से दासों की सेवा करने के लिए श्रीमद् भागवत जी का मंगलमय दिव्य आयोजन
जो नूतन वर्ष में 1 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवेत। जन्म जन्मों के कोट जन्मों के जब पुण्य उदित होते हैं तब कहीं जाकर के श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने और कहने का मौका प्राप्त होता है। वैसे तो श्रीमद् भागवत सर्व मंगलप्रद है, कहीं भी सुन लो, कैसे भी सुन लो, लेकिन श्रीमद् भागवत जी में आया है कथा कहाँ होनी चाहिए, किस जगह सुननी चाहिए। तो कहा तीर्थे वापी बने वापी ग्रहे वा श्रवणम मतम। सबसे पहले नंबर है तीर्थ में, उसके बाद वन में, उसके बाद अपने घर में आप करा सकते हैं। लेकिन तीर्थे वापी, ये तो तीर्थ नहीं बल्कि भगवान शंकर का हृदय काशी है, उसमें विराजमान हो करके हम लोग कथा कहेंगे, सुनेंगे। तो गुरु जी कथा के माध्यम से क्या संदेश देंगे? हमारी जो नई जनरेशन है आज, कथा किसे कहते हैं? कथा कोई सुनना और कहना कथा नहीं कहते, कथा कहते हैं के रसम स्थितम करोति यसा कथा। आज जो हमारी नई जनरेशन भौतिक पाश्चात्य के रसों में डूबती जा रही है, उन रसों में से निकाल करके जो हमारी सनातन संस्कृति है उसमें की तरफ आकर्षण करने के लिए ये श्रीमद् भागवत की कथा होती है। आज हम अपने नई जनरेशन, हम अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, अपने माता पिता की सेवा भूलते जा रहे हैं, पाश्चात्य में डूब रहे हैं। उनसे हटा करके सनातन संस्कृति की तरफ बढ़े। और एक पूरे विश्व में सनातन संस्कृति एक ऐसी है जो पूरे विश्व का पालन पोषण करती है। स्वामी विवेकानंद जी जब भारत से बाहर गए तो उनसे पूछा कि सनातन धर्म किसे कहते हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि सनातन धर्म मीन्स द फंडामेंटल रूल्स टू द ह्यूमैनिटी, नॉट टू हिंदू, नॉट टू मुस्लिम, नॉट टू क्रिश्चियन, बट टू द ह्यूमैनिटी। तो मनुष्य में जो मनुष्यता का विकास करे वही सनातन संस्कृति है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। स्वच्छता रैंकिंग में आगे बढ़ने हेतु नगर निगम द्वारा स्वच्छता प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। भेलूपुर थाने की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एक अपहरित युवक को बरामद कर 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बरेका द्वारा इस वर्ष के 45वें विद्युत रेल इंजन को हरी झंडी दिखाकर राष्ट्र की सेवा में किया गया समर्पित। और सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू होते हुए लोकसभा सदस्य सरोज पांडे ने विपक्ष पर कसा तंज। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।